ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल को लेकर के इंतजार खत्म होने जा रहा है और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब पीसीसी के बाहर से बस में बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट और तमाम विधायक जो कि कुछ ही पलों के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो पीसीसी के बाहर से बस में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी कि एक नए सफर का आगाज 23 विधायक आज करने जा रहे हैं। और संवाददाता अरबाज अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए। अरबाज, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि जो एक टीम गहलोत रवाना हुई है, पूरे 25 लोग एक बस में सवार होकर के, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक फाइनल टीम का सिलेक्शन हुआ करता था, वो राजस्थान की सियासत की ये कांग्रेस की फाइनल टीम है जो सेलेक्ट होने के बाद में अब परफॉर्म करेगी। अगले 5 साल तक एक लंबा जो है इन्हें काम करना है। जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने ही सिर्फ यहाँ पर अपने विधायकों से, अपने भावी मंत्रियों से बातचीत की और एक उन्हें गुरु मंत्र दिया कि जिस तरीके से जो पिछले 5 साल में हमने जमीन पर संघर्ष किया है, जो बातचीत की है, जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उन चीजों के लिए मिलजुल करके मेहनत करनी है, बेहतर काम करना है। तमाम लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए, जो बड़े हैं वो मार्गदर्शन करें छोटे का, जो छोटे हैं वो इज्जत करें बड़ों की, और तमाम लोग पूरी टीम मिलकर के जनता के सेवा के लिए जुट जाएं। यहाँ पर एक 7 साल के बच्चे हैं जो कि पानीपत से आए हैं, जो कि गीता से यहाँ पर बाकायदा संदेश देने पहुंचे थे टीम गहलोत को। उन्होंने क्रोध, अहंकार जैसी चीजों के ऊपर एक श्लोक बोल करके उन्हें यहाँ पर दिया। पूरी गीता ने कंटेस्टेंट से बातचीत करते क्या श्लोक आपने दिया उनको? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मप्रदेहेषु प्रदुष्यन्तव्येषु यकाः। जी बिल्कुल, ये जो क्रोध, अहंकार जैसी चीजें हैं, जो तमाम चीजों को लेकर के एक बड़ा संदेश इस छोटे से 7 साल के बच्चे ने दिया है, जो कि पानीपत से ताल्लुक रखता है। यहाँ पर टीम गहलोत के लिए जो तमाम उनके कद्दावर नेता थे वो यहाँ पहुंचे, मंत्रिमंडल के तमाम लोग थे वो यहाँ मौजूद रहे। एक बड़ी जो मिसिंग देखने को मिली, जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था, यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। बहुत से लोग यहाँ पर नहीं दिखे जो वेल नोन फेस थे। भरत सिंह जो कि मंत्रिमंडल में नहीं थे वो यहाँ नहीं दिखे, राजेंद्र पारीक यहाँ पर नहीं दिखे, और भी कई ऐसे लोग थे जो कि राजस्थान में हमेशा अगुवाई करते नजर आए हैं कांग्रेस की सियासत की, वो आज यहाँ से नदारत थे। अब यहाँ से पूरी टीम रवाना हो गई है राजभवन के लिए। राजभवन में बाकायदा शपथ समारोह होगा। जो पूरी टीम है राजस्थान के 25 लोगों की, वो मिलजुल करके किस तरह से काम करती है, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम इनका लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद ही सामने तैयार है, जिसके लिए इन्हें परफॉर्म करना बेहद जरूरी है, ताकि बेहतर आउटपुट देने के बाद में ही इन्हें जनता राजस्थान में बेहतर मैंडेट दे पाएगी। जी नूपुर। जी अरबाज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओम सैनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, अनिल शेखावत जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही अविनाश कल्ला जो कि पत्रकार है। सबसे पहले ओम सैनी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। 2018 विधानसभा चुनाव झांकी था, लेकिन 2019 अब भी बाकी है, तो उसको देखते हुए आप इस मंत्रिमंडल को किस तरह से देखते हैं? ओम जी। देखिए, कुल मिलाकर के पहली लड़ाई में जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था 5 राज्यों के चुनाव, उसमें तो कांग्रेस ने बाजी मार ली। और ये बाजी मारने के बाद में जो 2019 का चुनाव है, उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र का सत्ताधारी दल है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस दल के, उनके स्वर भी बदल गए। अब उन्होंने वो बड़बोलापन भी बंद कर दिया जो पहले बोला करते थे। ऐसी स्थिति में ये अगर जिस तरीके से शपथ ग्रहण आज राजस्थान में हो रहा है, इसमें जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जो एक ऐसा दिखाया कि जैसे बड़ा मतभेद है उनके बीच में, वो भी सारा मेरा ख्याल है कि समाप्त सा नज़र आ रहा है और एक समन्वय वाली धारा आज बहती हुई नज़र आ रही है। तो 2019 में जो राजस्थान के अंदर 25 सीटों के लिए मुकाबला होगा, उसके लिए एक 11 कहना चाहिए कि तैयार हुई है 23 के रूप में, जो शायद बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगी। और 25 सीटें जो है उस पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को या सत्ताधारी दल जो पहले रहा है या जो केंद्र में है, उसको बड़ा भारी पड़ेगा। बिल्कुल, तो चुनौतियां अभी भी ओम जी बनी हुई है। साथ ही अनिल शेखावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी, 1998, 2008 और अब 2018, इन दोनों से अलग 2018 में जो मंत्री मंडल का गठन होने जा रहा है, उसमें एक बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं अनिल जी? देखिए, 2018 की एक अलग परिस्थितियां थी और
2008 की और 2018 में बहुत फर्क है। और ये जो मंत्रिमंडल बना, मेरे हिसाब से इससे बेटर मंत्रिमंडल बन नहीं सकता था इस परिस्थितियों में, जिसमें जो पुराने अनुभवी आदमी हैं वो भी लिए गए हैं और नए आदमियों को मौका दिया गया है। जो राहुल गांधी की एक थॉट है उसको देखा गया है, चाहे सचिन पायलट का थॉट हो, तो मोटे तौर पे बेस्ट पॉसिबल मुझे मंत्रिमंडल लग रहा है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता था। और पहला टारगेट शायद अब इस इलेक्शन के बाद 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो बहुत मायने रखता है, देश की राजनीति में भी मायने रखता है और राजस्थान की राजनीति में मायने रखता है। तो मोटे तौर पे ये मंत्रिमंडल को मैं मिश्रित मंत्रिमंडल में मोटे तौर पे बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल के तौर पे देख रहा हूँ। छोटे मोटे प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कशन में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा मंत्रिमंडल क्या होगा। तो मोटे तौर पे यंग और ओल्ड का जो मिश्रण है उसके काम करने की धारा से ये पता पड़ेगा कि जो गुड गवर्नेंस का नारा अशोक गहलोत ने अपने पहले भाषण में दिया था कि हम गुड गवर्नेंस को लागू करेंगे, तो देखने वाली स्थिति है कि अशोक गहलोत का पुराना रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने हमेशा साफ सुथरी और काम करने वाली सरकार दी है। ऐसी स्थिति में जो नई टीम बनी है सचिन पायलट के साथ, ओम जी ने सही कहा कि विश्लेषण काम से ज्यादा ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में सामंजस्य है कि नहीं, जबकि अभी तक तो काम ही चालू नहीं हुआ। मोटे तौर पे दोनों के संघर्ष से, दोनों के काम से ये विजय मिली है। और अभी देखने वाली बात है कि आगे का जो रण है वो दोनों मिलकर पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जी अनिल जी, तो आपकी नजर में ये बेहतर मंत्रिमंडल है, लेकिन वादे हैं, दावे हैं और चुनौतियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है 2019 को देखते हुए। साथ ही अविनाश कल्ला जो कि पत्रकार है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि उनकी नजर में ये बेहतर मंत्रिमंडल है, लेकिन जब ये चुनाव कैंपेन हुए, राहुल गांधी ने लगातार महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की, लेकिन जो अब तक की लिस्ट आई है, जो 23 विधायकों की लिस्ट आई है, उसमें एक महिला। अविनाश जी सही है कि उन्होंने बार बार कहा था कि महिलाओं पर रहेगा, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने इसमें एकदम ब्लैंक ड्रॉ किया। एक महिला को दिया, और ज्यादा दिया जा सकता है या नहीं, अभी भी कुछ स्थान रिक्त है। तो बाय एंड लार्ज एक बैलेंस सा दिख रहा है इसमें। ना केवल हर एक वर्ग और जाति को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया है, महिलाओं की पहल की गई है, बट हाँ 4 पोजीशंस बाकी है और अभी तो कई और पद भी दिए जाने बाकी है। हो सकता है उनमें हमें कुछ महिला रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। जी अविनाश जी, तो आपकी नजर में ये उम्मीद है कि अभी उम्मीदें और बाकी है, हो सकता है कि आने वाली जो लिस्ट हो उसमें महिला को तरजीह दी जाए, लेकिन साथ ही 2019 को देखते हुए जो मंत्रिमंडल अभी तैयार किया गया है, फिर भी चुनौतियां किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वादे खूब है, दावे खूब है। देखिए, इसमें एस्पिरेशन को एड्रेस किया गया है। अभी तक जो बात चल रही थी, जो ओम जी ने भी उठाई कि ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड में एक कॉन्फ्लिक्ट सा दिख रहा था, बट इसमें एक नई असर्टिवनेस है कि 17 नए चेहरों को चांस दिया जा रहा है, जबकि पुराने सिर्फ 5 लोग हैं। तो ये एक एस्पिरेशन को कंटेन करता हुआ और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है कांग्रेस का। मुझे लगता है कि ये रणनीति पूरी तरह बिछाई गई है कि अगर आप काम करेंगे तो ऊंचे पद तक जा सकते हैं। और इसमें दोनों गुट में गुटबाजी सामने नहीं आ रही है, दोनों को बराबर तालमेल दिया गया है। तो कांग्रेस पिछली जो इतने दिनों की इनडिसाइसिवनेस में बैठी थी, अब वो बोल्ड होके अपना एक स्टेप आगे ले रही है, बता रही है नए चेहरों को चांस दिया जाएगा और कई बड़े नामों को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। वो भी एक असर्टिवनेस है कि खाली एक बड़ा नाम ही आपको पद दिला दे, ऐसी बात नहीं है। जी, साथ ही ओम जी भी हमारे साथ बने हुए। ओम जी, आपका रुख करना चाहेंगे। 20 सालों की 4 सरकारों के मंत्रिमंडल में ये पहली बार है जब पहले मंत्रिमंडल में जोधपुर का कोई भी मंत्री नहीं है। ओम जी, देखिए, इस वक्त महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए यह है कि जिस पार्टी की को जड़ से उखाड़ के फेंक देने की बात केंद्र सरकार करती रही, भारतीय जनता पार्टी करती रही, नरेंद्र मोदी करते रहे, वो सबसे पहले अपने आप को विभिन्न राज्यों में स्थापित करना चाहती है। और महत्वपूर्ण यह है कि 25 लोकसभा की सीटें हासिल कैसे की जाए। वो 33 जिले हैं राजस्थान के, उन जिलों के अंदर कांग्रेस का संगठन तो है, लेकिन महिलाओं का उस तरीके का स्वर या योगदान नजर नहीं आता। जैसे एक ज़माने में सुमित्रा सिंह का या कमला बेनीवाल जी का इनका नज़र आता था, गिरिजा व्यास का नज़र आता था। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो टीम बनाने का सिलसिला यूँ बनाया हुआ है, और साथ साथ में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ
वो ये कि कांग्रेस की विचारधारा को स्थापित करने के लिए जैसे स्वर चाहिए, जैसे लोग चाहिए, वो सारे इकट्ठे इस टीम में हुए हैं। और वो लोकसभा के इलेक्शन से पहले इनके बारे में कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी, लेकिन ये तय है कि जिस दल को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का सिलसिला था, जहाँ पर 180 सीटें तो विधानसभा में हासिल करने के लिए अंगद का पांव समझा जा रहा था, जहाँ 25 सीटों पर ठहरने की बात ही नहीं की जा रही थी, वहाँ कांग्रेस खड़ी है। और जैसा समन्वय और जैसा मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसमें तनाव ही तनाव है, इसमें एक स्वरूप बन नहीं सकता, वहाँ पर ऊर्जा का और हौसलों का और साथ साथ में जिसे कहना चाहिए अनुभव का एक समन्वय नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर एडिशन है जो जा रहा है सामने, प्रतिपक्ष के सामने। प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कैसे मुकाबला करेंगे, उनके सोचने की बात ज़्यादा है, इनके सोचने की नहीं। और साथ साथ में देखिए, जैसी वित्तीय हालात हैं, खजाना खाली वाला जो सिलसिला है, जब उधार की उससे सारा विकास होता है तो फिर उसके बाद में कहाँ खजाना खाली है, कहीं से भी ऐसा ले आएंगे, सब किसानों की मांगे भी दे देंगे, नौजवानों की मांगे भी दे देंगे, पूरी कर देंगे, कोई संकट आने वाला है नहीं। जी ओम जी, तो एक कहा जा सकता है कि सभी समीकरणों का ध्यान रखा गया है, ऐसा आपका मानना है। साथ ही अनिल जी, गहलोत मंत्रिपरिषद में 13 जिलों से कोई भी मंत्री क्यों नहीं? हैं जी, सुन नहीं पाया जी अनिल जी, गहलोत मंत्रिपरिषद में 13 जिलों से कोई मंत्री क्यों नहीं, आप इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, अभी 5 पोस्टें खाली हैं और मोटे तौर पे सरकार का ध्यान लोकसभा के चुनावों में है। तो कुछ लोगों को शायद वो फ्री छोड़ना चाहते हैं कि वो लोकसभा के चुनाव में अपना प्रचार करें, उसमें सीनियर आदमी भी हैं और दूसरे लोग बाग भी हैं, तो एक अलग से शायद टीम बना के उन्होंने छोड़ी है। वो सारे जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के राजनीतिक भविष्य में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस देश की दिशा जो तय होगी वो लोकसभा के चुनावों से तय होगी। तो मोटे तौर पे मुझे लगता है अंदर के खाने में कांग्रेस की सरकार ये जो बनी हुई है, ये निश्चित तौर पे 25 जो हमारी सीटें हैं उसका फोकस लेके चलेगी। इसलिए कई आदमियों को शायद उन्होंने स्पेयर इसलिए कर रखा है कि उन चुनावों को भी वो उतनी इंपॉर्टेंस देगी जितनी इंपॉर्टेंस में ये चुनाव हैं। मोटे तौर पे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वो 25 जो लोकसभा के चुनावों की सीटें होंगी, उसमें पीछे की बीजेपी की सरकार में ये वायदे जो किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। इस सरकार को जो वायदा, जैसे उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर, तो जो तीनों सरकार कांग्रेस की बनी है उसमें 10 दिन के अंदर अंदर किए गए। ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक 3,500 रुपए का इन्होंने एक अलाउंस डिक्लेयर किया है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार इस लोकसभा के चुनाव से पहले जो अपने वायदे किए उनको वायदे पूरे करने की स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए लोकसभा के चुनाव में कुछ आदमियों की टीम उन्होंने स्पेयर जी। अनिल जी, तो आपको ऐसे में लगता नहीं कि समय कम, काम ज्यादा और चुनौतियां भी है? अनिल जी, आपको नहीं लगता है लोकसभा चुनाव नजदीक है और समय कम, काम ज्यादा और चुनौतियां हैं? नहीं, बहुत चुनौतियां हैं। निश्चित तौर पे सरकार को दिखाने के लिए और काम करने के लिए, अपने वायदों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा है। परंतु जो अब मोटे तौर पे आपका दिसंबर चला गया है, अब सिर्फ 4 महीने, मई में चुनाव होने वाले। ऐसी स्थिति में सरकार को ग्राउंड लेवल पर ऐसे काम करके दिखाने पड़ेंगे जिससे जनता को ये लगे कि लोकसभा के चुनाव में जो केंद्रीय सरकार है, जो पुरानी सरकार है, जो आज भी अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाई और लोग बात कहने लग गए कि जुमले वाली सरकार है, उस स्थिति में ये सरकार जब एक्शंस को डिलीवर करेगी तो मोटे तौर पे इसका लाभ उनको लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में भी अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी, और ऐसी स्थिति में भी जब समय कम है, काम ज्यादा, चुनौतियां हैं, उसमें भी वरिष्ठों को आराम दे दिया जाता है, क्यों? देखिए, वरिष्ठों को जो आराम दिया जा रहा है ये आप कह रहे हैं, बट वरिष्ठों को, जैसा अनिल जी ने भी कहा कि लोकसभा देखते हुए उनको उनके क्षेत्र भी दिए गए हैं। जैसे इन्होंने बताया, डॉक्टर जोशी का नाम है इसमें, ब्रजेंद्र ओला जी का नाम है इसमें, और जितेंद्र सिंह जी हैं। तो इनमें से कई लोग अगर लोकसभा जाएंगे तो मंत्रिमंडल से की जिम्मेदारियों से उन्हें फ्री रख के ग्राउंड मजबूत करने पर